एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए एक बार फिर पुनः मॉडल पेपर 2 जो आपका पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। 2024 जो सेट नंबर 1 था वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। आज हमारा सेट नंबर 2 रहने वाला है। 2024 की परीक्षा का HW सेट रहेगा आपका सेट नंबर 2। इसका सॉल्व हम लोग देखने वाले हैं, इसका सॉल्व करेंगे। आज आपको पहले लिखित वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी आपका लिखित का पोर्शन आता है 50 नंबर का, उस पोर्शन को पहले सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग OMR बेस्ड क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको अगले वीडियो में उसका सलूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न इस सेट में पूछे गए थे, और ऐसे ही प्रश्न आपके 2025 की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जो है बनी हुई है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और 100% आपसे पूछा ही जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको तैयार रखने हैं कि आप एग्जाम में जब बैठे तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हाँ देखिए, आपसे कहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके सॉल्व पर अगर बेटा बात करें तो इसका सॉल्व क्या बनने वाला है, किस तरीके से आप इसका सॉल्व निकालने वाले हैं, इसका आंसर बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो कंडीशन आपकी बन रही है उसको आप किस तरीके से लिखने वाले हैं, किस तरीके से उसे देखने वाले हैं। तो आइए कंडीशन की बात करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, मान लेते हैं क्या, माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए जो प्रश्न में कहा है हम जस्ट उसका विपरीत करने वाले हैं। मान लेते हैं √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं सभी की सभी परिमेय संख्याएं P/Q के टाइप की होती हैं, A/B के टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, इसे मान लेंगे क्या, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, Q और P के बारे में आप क्या बता सकते हैं, Q का मान पहले तो कभी 0 नहीं हो सकता। Q का मान अगर पहले 0 हो जाएगा, Q का मान अगर आप 0 लेते हैं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित की कंडीशन में प्रश्न जो है वो आपका इनडिफाइन हो जाएगा। तो पहले यहाँ Q का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो आपका 0 नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बात करते हैं P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये दो कंडीशन आपकी हैं। इन दो कंडीशन को आपको देखना है, इन दो कंडीशन के साथ आपको प्रश्न जो है वो आपको हल करना है। आइए आगे प्रश्न की बात करते हैं। अब जो कंडीशन आपके पास है √2 बराबर P/Q है, अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √2 की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू P/Q का वर्ग हो जाएगा। इसे मैं 2 लिख सकता हूं और ये आपका P² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। P² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब यहां से किस तरीके से आपको चलना है आगे, देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिए तो आपका हो जाएगा 2Q² बराबर
पी स्क्वायर। 2q² बराबर पी स्क्वायर। अगर यहां से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान निकालें तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए मान लेते हैं क्या, यहां पर हम चूंकि क्या, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अगर हम कहें पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब आपका पी जो होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो पी भी क्या होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। ये कंडीशन आप समझ लीजिए। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल जो होगा प्यारे बच्चों, वह भी उस संख्या से विभाजित हो जाता है। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब अगर आगे हम बात करें, यहां पर मान लेते हैं क्या, माना p बराबर 2r, p बराबर 2r मान लिया। p की जगह क्या करना है, समीकरण 1 में 2r रख देना है। p की जगह 2r रखेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r बटे 2। 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर का मान निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2। इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम यहां पर भी क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां पर क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है, तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहां अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने यहां आपको एक कंडीशन प्यारे बच्चों बताई, क्या कि पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जबकि P भी यहां 2 से विभाज्य हो रहा है और Q भी यहां 2 से विभाज्य हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। किसकी स्थिति पैदा हो जाती है, विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जो एक के अतिरिक्त है। जो क्या है, जो एक के अतिरिक्त है। अब देखिए यहां एक के अतिरिक्त अगर गुणनखंड आता है तो यहां लिख सकते हैं क्या, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास, क्या, विरोधाभास स्थिति से, अब विरोधाभास स्थिति जब पैदा हो जाएगी, स्थिति जब लग जाएगी, तो यहां पर क्या कह सकते हैं, क्या, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका बनता है और इस तरीके से यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। √2 आ सकता है, √3 आपसे पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √7 के बारे में पूछ सकता है। तो लगाने का जो मेथड होता है प्यारे बच्चों, वो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे इसका अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। सेकंड क्वेश्चन है इसका, लिखा है सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे sec a = sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। बात करेंगे इसके सॉल्व पर, किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोनों प्रकार से आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आप हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये लिखा है 1 + sec a बटे क्या है, sec a है।
अब आपको क्या करना, जब भी आपको सेक दिखता है और साइन में आपको कॉस में पूछा जाए तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर से बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जिससे जब सॉल्व करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे अंश में, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए। अब आपका बनेगा 1 प्लस कॉस ए बटे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आपको लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो आप क्या करिए, अंश से परिमेकरण करा दीजिए। तो 1 माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अंश में जब आप देखते हैं तो 1 प्लस ए, क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी की कंडीशन है। तो यहां हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की कंडीशन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की कंडीशन है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अपॉन में क्या है, 1 माइनस क्या रहेगा, कॉस रहेगा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से आप इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लीजिए। क्या, राइट हैंड साइड लीजिए, क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब देखिए राइट हैंड साइड से अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखा है आपका, साइन स्क्वायर ए, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए लिखा है। और साइन स्क्वायर ए के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। यहां पर क्या करिएगा, आप वर्ग चढ़ा लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अपॉन में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए बनेगा। अब देखिए प्रश्न में आपको सेक की कंडीशन में आंसर बताना है, तो इस कॉस को 1 अपॉन सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। यहां सॉल्व जब करते हैं तो एलसीएम लीजिएगा तो सेक ए आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम के तौर पर ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है आपका हल होता है। दो मेथड हैं, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर इसका 21 का थर्ड पार्ट रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है जिसकी एक जीवा है जो केंद्र पर 90 अंश का कोण समकोण अंतरित करती है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए आपको जो त्रिज्या दी गई है वो आप लिख लीजिए क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है, रेडियस आर दिया गया है, वो आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर है। और थीटा का जो मान रहने वाला है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर बात करते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो होता है क्या, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ये आपका बनता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी मान को रख देना है, सभी वैल्यू को रख देना है। जब आप यहाँ सभी मान को रखेंगे, सभी वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, आर का मान आपको यहाँ दिया गया है 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा।
पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 रख दीजिए, और आर का मान, थीटा का मान 90 अंश रहेगा, अपॉन में 360 है, और -1/2 और साइन 90 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनने वाला है। देखिए इसे 9 से 90 से 9 चौकू 36, 4 बार में कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 11 हो जाएगा, 441 441 हो जाएगा, कितना 441 मल्टीप्लाई 11/7 दूनी 14 हो जाएगा, -1/2 साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1 होता है। इसे सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 441, यहाँ एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा 14 आ जाएगा, तो 11 माइनस 2 7 14, तो 7 बार जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे 441 गुणा कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, बटे में कितना है 14 रहेगा, यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और ये 7 बार में 7 से काटते हैं, देखिए 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 3 21 हो जाएगा, और गुणा करते हैं तो हो जाएगा 63 दूनी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े हैं आपके सामने, इस तरीके से एक आपकी आंकड़े दिए गए हैं, बारंबारता साइड दी गई है, इसमें आपको क्या करना है बहुलक फाइंड आउट करना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सांख्यिकी के चैप्टर में बनते हैं, एक आपका माध्यिका का होता है, एक समांतर माध्यिका होता है, और एक आपका बहुलक का क्वेश्चन होता है। इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपका 101% पूछा ही जाता है, तो तीनों प्रश्नों को आपको तैयार रखना चाहिए। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ अगर बात करें, इस तरीके से वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और बारंबारता जो है वो आपको दी गई है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि किस बहुलक वर्ग क्या है। अगर बात करें बहुलक वर्ग की तो सबसे अधिक बारंबारता प्यारे बच्चों इसमें क्या है 10 है। क्या है सबसे अधिक बारंबारता अगर आपकी 10 है तो इसे हम मान सकते हैं क्या, ये आपका F1 हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर क्या होता है F0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। और यहां से हम क्या लेने वाले हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान लेने वाले हैं, L हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर जो H का मान रहने वाला है, H की बात करते हैं तो कितने का डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, कितने की गैपिंग है, तो यहाँ आप कह सकते हैं H का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बहुलक फार्मूले की बात करते हैं, तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L प्लस क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H होता है। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा सभी मानों को रख दीजिए, सभी मानों को रख दीजिए। तो L की बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है 30 रहने वाली है। कितनी रहेगी 30 रहेगी, प्लस यहाँ पर बात करें F1 तो F1 आपका 10 रहेगा, F0 की बात करते हैं 9 है, बटे में 2F1 की बात करते हैं 2F1 10 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते से बनाते हैं। और H की बात करते हैं तो H आपका कितना रहेगा 5 रहने वाला है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ 9 10 में से आप जब घटाएंगे 9 तो 1 बचेगा, यहाँ कितना होगा 10 दूनी 20 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इनटू में क्या है आपका 5 रहेगा। ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 5 बटे कितना 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, 8 या 24 240 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 245 बटे कितना 8। अब यहाँ पर आप क्या करिए भाग कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आपका बनेगा, कितना आंसर आपका रह सकता है। तो यहाँ देखिए 8 3 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। अब 5 में इसका भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी, क्या लगा सकते हैं आप बिंदी लगा सकते हैं, 50 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 5 40। तो ये हमारा आंसर रहेगा 30.62
5 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो बहुलक के जब भी क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे तो आपको इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपना अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या है, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 तथा 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए बिंदु आपको दिए गए हैं, क्या मान लेता हूं यहां पर सबसे पहले हम एक बात करते हैं, यहां बिंदु मान लेता हूं, बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु आपका एक बिंदु ए है, कितना वो आपको दिया गया है, ये बिंदु दिया गया 4,-3, कितना दिया गया है 4,-3। एक बिंदु दिया गया है बी, ये आपका कितना है, ये आपका 8,5 रहेगा। और जो अनुपात दिया गया है M1 अनुपात M2 की बात करें, ये आपको 3:1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3:1 दिया गया है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, यहां अगर हम बात करें x1 की तो x1 आपका 4 हो जाएगा, x2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा -2 एंड y2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और m1 बराबर 3 मान लीजिए, m2 बराबर 1 मान लीजिए। ये है आपका, ये कंडीशन जो है वो आपकी बन चुकी है। यहां से हमने मान निकाल लिए हैं, x1 x2 y1 y2 एंड m1 m2 निकाल लिया। अब आप अंतः विभाजन सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला हमारा है उस सेक्शन फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, क्या अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक की बात करने वाले हैं। क्या होता है ये आपका होता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, मान को रख दीजिए, जब यहां आप मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, m1 का मान 3 है, x2 की बात करते हैं 8 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 1 है, x1 की बात करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2 है तो ये आपका हो जाएगा 3 + 1, कॉमा लगा दीजिए, m1 का मान 3, x2 की बात करते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस m2 की बात करते हैं तो m2 कितना है 1 है, y1 की बात करते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 × 24 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में कितना 4, और यहाँ हो जाएगा 5 × 15 माइनस का 3 बटे कितना 4 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका बनेगा 28/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12/4। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12। आंसर जो बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,3 जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर बनता है। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, ये रहने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 21 का 6 पार्ट रहने वाला है। कहता है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5,-3 और 13, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ अगर बात करते हैं x1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, y1 की बात करते हैं तो आपका माइनस का 3 है, और y2 की बात करते हैं तो कितना रहेगा, y रहने वाला है। ये हमारा x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। डिस्टेंस आपको मालूम है, a और b के बीच की दूरी मालूम है कितनी है, 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, बराबर में कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आपको मान रख देना है। जब आप यहाँ मान रखते हैं तो देखिए, अगर बात करें x1 की तो x2 की कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस का 5 का वर्ग कर दीजिए, प्लस y2 की बात करते हैं तो y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है, 10 है। यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, यहां हो जाएगा कितना, 8 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा, खोल दीजिए इसे होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा, इक्वल टू में कितना रहेगा, 10 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है, ठीक है ना, ये आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 9 और प्लस का 8 अट्टे 64 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वर्क कर देना है। क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 की पावर 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस यहां पर जोड़ दीजिए 64 और 9, 9 4 13 आपका 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 73, और इधर 10 का वर्ग हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पक्षांतर करिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 है, ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर 6 बच जाए, तो आप जानते हैं 9 3 27 होता है, 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन ले लीजिए तो y कॉमन मिल जाएगा, तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का 3, तो y माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 3 हो जाएगी और एक माइनस के 9 हो जाएगी। तो दो मान हो सकते हैं y के, 3 और कितने, माइनस के 9। ये प्रश्न इस तरीके से आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 22। क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन जरा देखिएगा। कहता है कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। देखिए इस सेक्शन में, इस 22वें प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन 5 प्रश्नों में से क्या करना है आपको, 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। क्या 5 प्रश्नों को आपको हल करना है, 5 प्रश्नों का आंसर देना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है द्विघात समीकरण आपके सामने है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर बात करते हैं, क्या है आपका बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या है, बहुपद है। पहले हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इसके संबंध के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए एक द्विघात बहुपद है तो इसके फैक्टर कर दीजिए, 12 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 1 बच जाए, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4x माइनस 3x प्लस हो जाएगा और माइनस का 4। यहां से अगर कॉमन की बात करते, देखिए 3 का कॉमन नहीं मिल सकता क्योंकि 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस कितना हो जाएगा 4। यहां से 1 कॉमन लीजिए तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, 3x माइनस 4 एंड x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए। अब देखिए बात करते हैं यहां पर शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए बहुपद का मान, शून्य के लिए बहुपद का मान, बहुपद का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो शून्य होता है। कितना होगा, शून्य होगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का एक मान मिल गया, एक शून्यक मिल गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस बहुपद के दो शून्यक हैं, एक शून्यक 4/3 है, एक शून्यक माइनस का 1 है। एक शून्यक 4/3 है, एक शून्यक माइनस का 1 है। अब हमें जांच करनी है। देखिए बात करते हैं जांच के ऊपर।
तो देखिए जांच की बात करते हैं। आप जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, इसके बारे में अगर आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका क्या होता है, संबंध होता है शून्यकों के योगफल के लिए। तो शून्यकों का योगफल, शून्य का आपके पास कितना है 4/3 और माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहां पर क्या है -1 रहेगा, तो यहां हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 रहेगा। इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 4 माइनस का 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ जब सॉल्व करके आंसर बनाने वाले हैं तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका सत्य हो गया। अब आगे इसमें एक कंडीशन और आपकी बन सकती है, वो क्या थी, शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल करना है, शून्य जो आपके हैं उनका गुणा कर दीजिए। तो आपका क्या है 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल टू, अचर पद की बात करते हैं, अचर पद क्या है माइनस का 4 है, तो यहां हो जाएगा -4। और एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करते हैं तो क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। तो इस तरीके से संबंध के सत्यता की जांच भी आपकी हो जाती है और शून्य भी आपके पता चल जाते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण आपके सामने हैं, इन 2 समीकरणों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से सॉल्व होगा जरा देखिएगा। यहां पर लिखा है 0.2x प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1.3 है, 0.4x माइनस 0.5 बाई इक्वल टू 0 माइनस का 0.7 है। देखिए यहां पे पहले क्या कर सकते हैं आप 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 वाला जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। दोनों समीकरणों में 10 का मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, समीकरण जो है वो आपका पॉइंट में नहीं रहेगा। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, आप किसी एक्स या वाई के कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, तब भी आपका बन सकता है। तो आइए हम यहीं पर बराबर करने की प्रयास करते हैं। तो इस वाले देखिए अगर यहां हम बाई के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां पर हम कितने का करा देंगे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपका ध्यान देना है। तो यहां जब हम गुणा कराते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, यहां गुणा कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी आपका 1 बन जाएगा 0.1x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 3 15 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा इक्वल टू 13 पंचे 65 6.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कराइएगा 3 चौको 12 तो ये 1.2x हो जाएगा माइनस का 5 3 15 तो ये हो जाएगा 1.5 बाई हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का 2.1 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको देखिए ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, कितना हो जाएगा 2.2x हो जाएगा, यहाँ घटा दीजिए तो आपका 4 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। तो 4.4 x की वैल्यू जब निकालिएगा तो 4.4 अपॉन कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 44/22, इसे 22 से 2 बार में कैंसिल कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब इस x के मान को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो समीकरण 1 की बात करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह आपको क्या करना है 2 पुटअप कर देना है। यहां हो जाएगा क्या 0.2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है 3 है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 0.4 रहेगा प्लस 0.3 वाई इक्वल टू हो जाएगा 1.3 है। देखिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 0.3 वाई हो जाएगा इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4, जब आप इसे घटाइएगा तो 0.3 वाई इक्वल टू बच जाएगा 0.9, तो y बराबर हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.3
दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 9/3 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 3 है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल होना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न लेते हैं अपना अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन आपका वृत्त से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला। किससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए किस तरीके से आप लगाएंगे, से किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके और आपके मित्र भी इस श्रृंखला का लाभ उठा सकें। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से है जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन अच्छा रहने वाला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक बार पुनः ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है जरा बात करते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है वो बराबर होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते, जो आपको बताया गया है, क्या एक आपको वृत्त दिया गया है, तो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा क्या रहने वाला है, वृत्त रहेगा। इसका ये सेंटर हो जाएगा, आपका केंद्र हो जाएगा O। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाओं की हम बात करने वाले हैं। ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं आपकी, क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या, एक आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी PA और एक हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा PB हो जाएगी। यहां से हमने क्या किया, त्रिज्याएं खींच दी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं हो जाएंगी। ये हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, देख लीजिए ये, और ये कट यहां पर हमारी मिल रही हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं, आप जानते हैं वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा और ये भी आपका 90 अंश हो जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब जरा देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जरा देखिए। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो दिया गया है वो आपको क्या लिखना कि ये दिया गया है, ये रचना करनी है, ये अफरा में। तो हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रूफ पर। इसके प्रूफ पर बात करने वाले हैं, तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। देखिए क्या है, हम यहां पर मान लेते हैं, यहां पर चूंकि अगर बात करते हैं OA तथा OB वृत्त की समान त्रिज्याएं तथा AP व PB स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये आपकी कंडीशन बनने वाली है। अब हम बात करते हैं आपसे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, यहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे। यहां पर देखिए अगर बात करें कोण की, तो OAP बराबर हो जाएगा कोण OPB। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या, OA बराबर क्या रहेगा, OB रहेगा। ये क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं हैं। एक कंडीशन ये रहेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं यहां पर क्या, उसके बाद हम कह सकते हैं क्या, चूंकि OP बराबर OP होगा, उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। अब देखिए यहां पर उभयनिष्ठ रेखा दोनों त्रिभुज के लिए काम करेगी, और यहां पर एक एंगल बराबर है, दो भुजा बराबर है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं,
SAS समरूपता से, SAS समरूपता से कह सकते हैं, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय की बात कर सकते हैं, राइट हैंड साइड की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपके त्रिभुज बनेंगे कौन से, OAP समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBP, क्या हो जाएगा, OBP हो जाएगा, या यूं कहें OPB हो जाएगा, क्या, OPB हो जाएगा, OPB हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां बता सकते हैं, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, जब समरूप है तो समरूप में क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और 22वें प्रश्न का फोर्थ पार्ट लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। भुजा BC पर एक ऐसा बिंदु है, भुजा BC पर एक ऐसा बिंदु है, क्या, जो दो एंगल जो हैं, जो दो एंगल हैं ADC, कोण ADC बराबर क्या है, कोण ADC बराबर है कोण क्या, ADB। ये आपके क्या है, एंगल बराबर की बात कर रहा है, सॉरी यहां पर बात कर रहा है क्या, BAC की। किसकी बात कर रहा है, BAC की बात कर रहा है। तो इस तरीके से है आपका। अब देखिए अगर यहां पर एंगल जो है वो आपके क्या है, बराबर है, इक्वल है, मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है आपसे। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं आपसे, क्या, प्रूफ पर। इसका प्रूफ किस तरीके से आप देखने वाले हैं, देखिए यहां पर बात करिए दो त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज BAC तथा ADC। त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज की बात करने वाले हैं। त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADC की बात करेंगे। तो यहां पर आपसे एक कंडीशन में तो आपका यही बन जाएगा, क्या, त्रिभुज कोण ADC बराबर क्या है, कोण BAC है। ये कितना है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। और इसमें एक एंगल जो रहेगा प्यारे बच्चों वो बराबर रहेगा, कौन सा त्रिभुज BCA बराबर हो जाएगा क्या, ACD। ये कौन सा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या, उभयनिष्ठ हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों में काम करेगा आपका, दोनों त्रिभुजों में काम करेगा तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। और उभयनिष्ठ हो जाएगा तो दो एंगल बराबर हो गए, तो डबल ए समरूपता लगा सकते हैं, एंगल की समरूपता की कसौटी लगा सकते हैं। समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC। अब जब समरूप त्रिभुज हो गए तो इनकी भुजाओं में इनकी संगत भुजाओं में क्या होगा, एक अनुपात होगा, एक रेशियो होगा। उसको हम लिख सकते हैं क्या, CA बटे CD। देखिए बात करते हैं क्या, CA क्या हो जाएगा, CA बटे क्या हो जाएगा, CD की बात करने वाले हैं। CA बटे में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। CA बटे में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और हम यहां बात कर सकते हैं क्या, CB, क्या, CB ले सकते हैं, क्या, CB, और बटे में हम क्या कर सकते हैं, CA कर सकते हैं। क्रॉस गुणा कराइएगा तो CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB मल्टीप्लाई क्या, CD। इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं अपना अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 5th पार्ट रहने वाला है। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक को ही हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इस सारणी की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना। देखिए किस तरीके से
सबसे पहले यहाँ आपको वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता जो दी गई थी उससे हमने क्या करना है, एक संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। तो किस तरीके से संचयी बारंबारता की सारणी बनाते हैं, जो फर्स्ट बारंबारता होती है उसको आप इस तरीके से यहाँ लिख लीजिए, फिर आप जोड़ते चलिए। 14 में, यहाँ 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ दीजिए, 130 हो जाएगा। 130 और 86, 8 3 11, 116 216 हो जाएगा। कितना, 216 हो जाएगा। ये 74 जोड़ेंगे तो 80 90, 290 हो जाएगा। कितना, 290 हो जाएगा। 90 290 में 62 जोड़ दीजिए तो 6, देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 9 6 15 35, 352 हो जाएगा। और यहाँ 48 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से संचयी बारंबारता आपकी बनेगी। तो यहाँ अगर बात करते हैं n के मान की, तो n का मान यहाँ कितना रहेगा, 400। और हम n/2 की अगर बात करेंगे तो 400/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमें 200 में पद की बात करनी है प्यारे बच्चों, तो 200 में पद की बात करेंगे तो आपका 216 में आ जाएगा। 216 में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल F मान लेते हैं। इसके जस्ट सामने ये क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा। और ये आपकी सीमाएं हो जाएंगी L1 और L2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है। L1 का मान जो रहेगा वो 30 रहेगा, L2 का मान 35 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल f 86 हो जाएगा एंड कैपिटल F1 30 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है, यानी माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक, ऐसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए, मान को रख दीजिए। L1 कितना है, 30 है। L2 कितना है, 35 माइनस 30 बटे स्मॉल f की बात करते 86 हो जाएगा। n/2 200 है और माइनस कैपिटल F1 30 है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस ये 5 बचेगा और ये हो जाएगा 86 मल्टीप्लाई कितना, ये आपका 70 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है। देखिए इसे हम बात काट सकते हैं 2 से। कितने से, 2 से, 2 चौकू 8, 2 3 6 और ये हो जाएगा 35 बार। ठीक है, तो आपका गुणा करते हैं तो 30 प्लस 5 7 55 25 हो जाएगा और 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। बटे में कितना, 43। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर इसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए यहां पर अगर डिवाइडेशन करते हैं, यहीं पर अगर डिवाइडेशन करें, 43 का भाग अगर आप 175 में करना चाहते हैं, 43 का भाग अगर 175 में करना चाहते हैं तो पहली कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16। ये आपका हो जाएगा कितना, 30 प्लस, इसे काट लीजिए, पहले 4 बार चला जाएगा आपका, 4 3 12, 4 चौको 16, 16 और 17, 172 हो जाएगा। 172 यानी कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी। दशमलव लगाएंगे फिर हम आपसे, तो देखिए हाँ कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 दशमलव क्या, 4 दशमलव 300, 300 हो जाएगा ना। 9 चौकू 36, 300 हो जाएगा। 4 7 28, 7 बार जा सकता है। कितनी बार जाएगा आपका, ये 7 बार जा सकता है। कितनी बार, 7 बार। तो ये आपका ये बन 0.7 ये हो जाएगा आपका। तो 4.07 जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34.07। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका था। देखिए अब इस प्रश्न में क्या हुआ, इस प्रश्न पत्र में एक आपका बहुलक से क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक आपका माध्यिका से क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से बन जाते हैं। आप तैयार रखिएगा, यहां से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं इस चैप्टर से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आगे प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है जरा क्वेश्चन देखिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, उस पासे को एक बार फेंका जाता है। कारण निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट एक अभाज्य संख्या और नंबर सेकंड है 2 और 6 के बीच स्थित कोई
संख्या। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या इस तरीके से, तो यहां लिखेंगे क्या, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम, ये आपके क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होती है। अब यहां उसने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट में कहा अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणाम की बात करते हैं क्या, अनुकूल परिणाम की बात करते हैं कि जो आपको चाहिए है क्या, अनुकूल परिणाम यानी क्या कहा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करते हैं, कितना हो जाएगा 2 3 और कितना हो जाएगा 5, यानी ये कितनी रहेंगी, 3 रहने वाली हैं। कितनी रहने वाली हैं, 3 रहने वाली हैं। कितनी हो जाएंगी, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं क्या, अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता चाहिए तो क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 हैं और कुल संभव परिणाम 6 हैं। तो आंसर क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। ठीक है, अब आगे अगर बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, कहा 2 व 6 के बीच, 2 व 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा, 3 4 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां हो जाएगा क्या, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनता। अनुकूल परिणाम की बात करते बेटा कितना है, 3 है, और कुल परिणाम की बात करते कितना, 6 है। तो यहां पर भी आंसर क्या बनेगा, 1/2 ही रहने वाला है। क्या, 1/2 ही रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 23। यहां पर क्या होता है, 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना होता है। 2 प्रश्न आपके होंगे, एक अथवा में होगा, उस 2 में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन यहां से कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा, यहां पर लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो क्या करना है, श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास आप भी कीजिएगा और क्वेश्चन हम यहां पर आपको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, प्रथम 16 पदों का योगफल। यहां मान लीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब आपको क्या कहा, प्रथम 8 पदों का योग किया गया है, कितना, 64 है। तो देखिए प्रथम 8 पदों का योग, ये कितना है, 64 है। कितना है, 64 है। अब आप जानते हैं योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए हाँ, n का मान कितना है, 8/2 हो जाएगा, 2a रहेगा, 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर में 64 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 4 बार में और 4 से काट दीजिए 16 बार में। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 7d बराबर कितना, 16। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे आपसे क्या कहा, प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग
ये आपको दिया गया 289। ठीक है, तो आप देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 289। अब देखिए ये 17 से काट दीजिए 17 बार में, और इस 2 का पक्षांतर गुणा करिए, कैंची का गुणा हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितना होगा 17 दूनी 34। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर दीजिए। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16, हो जाएगा 2a 16d बराबर 34। घटा दीजिए तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यह माइनस का 9d बचेगा, इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 14 में से 8 घटाइएगा तो 14 में से 6 घटाएंगे 8 बच जाएगा, 2 में से 1 तो 1 18, माइनस माइनस प्लस डी बराबर हो जाएगा 18/9, 9 से काट दीजिए तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। सार्वमांतर कितना है 2 आ गया, सार्वमांतर 2 है। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर कितना 16, हो जाएगा 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, ये 14 उधर भेज दीजिए तो 2a बराबर 16 माइनस के 14 हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ a का मान निकालिएगा 2/2 काट दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रथम पद की बात करते हैं तो प्रथम पद का जो मान है वो कितना है 1 है, और सार्वंतर की बात करते हैं, सार्वंतर तो ये क्या है 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न जो था वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अथवा का क्वेश्चन रहने वाला। लिखा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी है एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा यानी 1/2 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मान लीजिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं क्या, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो देखिए बात करते हैं 180 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है क्या 180 और बटे में क्या है चाल हो जाएगी x, इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा समय लगेगा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तब 180 किलोमीटर दूरी चलने में लगा समय। दूरी आपकी 180 है लेकिन चाल जो थी पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 घंटा हो जाएगा। अब आप यहां बात कर सकते हैं प्रश्नानुसार, पहले से 1/2 घंटा कम समय लेती, कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 180 बटे x प्लस 5 इक्वल टू 180 बटे x माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 इधर लाइए, ये संख्या उधर पहुंच जाएगी, या फिर आप ऐसे करिए 180 बटे x प्लस 5 रखिए और माइनस का 180 बटे x हो जाएगा बराबर माइनस का 1/2 रखिए। यहां एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 एलसीएम रहेगा, यहां से 180 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1/2, x से x कैंसिल कर दीजिए। देखिए आगे क्या होगा, यहां हो जाएगा
माइनस की 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा, बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस प्लस क्रॉस गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या 1800 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 1800 के ऐसे फैक्टर करिएगा घटाने पर आपका 5 बचाना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा वो प्यारे बच्चों हो जाएगा 45 और 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 और 40 हो जाएगा। 45x माइनस 40x और माइनस के 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 40 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 40 एक ब्रैकेट का फैक्टर बनेगा और x प्लस 45 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 यानी x बराबर 40 हो जाएगा। तो जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की चाल क्या बनेगी, रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रेलगाड़ी है वो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 24 रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। दो सेक्शन इसमें भी हैं, आपको कोई एक सेक्शन ही सॉल्व करना है। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां अगर बात करें इस बर्तन का आकार जो आपका है उसके हिसाब से अगर हम एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक गोलाकार बर्तन है। देखिए इस तरीके से ये आपका क्या है एक बर्तन है, ये हमारा है। इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। कैसी है, बेलनाकार गर्दन है। कैसी गर्दन है, बेलनाकार गर्दन है। ये आपकी है यहां से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब उसने कहा कि इसका जो व्यास है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। कितना है 2 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है 7 सेंटीमीटर है। जबकि ये जो व्यास दिया गया है ये आपको 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं बेलन के लिए। क्या, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या की बात करें तो इसे हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। ये आपकी हो जाएगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास जो दिया गया है त्रिज्या बनाएंगे तो आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करते हैं, बेलन की जो ऊंचाई रहने वाली है इसको मैं एच मान लेता हूं, या फिर आप कैपिटल एच मान लीजिए इसे, तो ये कैपिटल एच हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं गोलाकार, गोले की त्रिज्या की बात करते हैं। तो गोले की जो त्रिज्या बनेगी वो आर बराबर हो जाएगी 8.4/2। दशमलव हटा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, तो आप काट दीजिए से किससे 4 से। 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बनेगा। अब आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, कह रहा है इस बर्तन में कितना पानी आएगा। तो बर्तन में पानी की मात्रा, देखिए बात करते हैं बर्तन में पानी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। तो इसे मैं लिख सकते हैं क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो इस तरीके से आपका बनेगा। बेलन का जो आयतन होता है वो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि यहां कैपिटल है तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहां पर मान रख दीजिए, तो यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपको पाई कॉमन मिल जाएगा। तो यहां पर मान रखेंगे तो पाई/7 कर दीजिए। और कैपिटल आर कितना 1 इंटू एच का मान कितना है 7 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/5 गुणा 21/5 गुणा 21/5, ये रहेगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि 21/5 यहां पर त्रिज्या। देखिए यहां पर 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब आपका नहीं कटने वाला तो ये हो जाएगा 22
प्लस हो जाएगा 22 चौकू 88 बटे 125, 25 पंचे 125, ये आपका रहने वाला है। अब जरा आपसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आंसर बनने वाला है, कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। यहां पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। एक बार आप यहां पर देखिए 22 चौकू 88, सॉरी यहां 21 गुणा 21 और है आपका 21 गुणा 21। जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इस कंडीशन को आप गुणा करके सॉल्व करने वाले हैं तो यहां पर जो बनेगा वो 310.464 बनेगा। ये हो जाएगा 310.464। जब इस कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका बनेगा, तो यहां पर जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 332, कितना हो जाएगा 332 दशमलव क्या 332.464 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए गुणा करके आप 125 का डिवाइडेशन कर दीजिए, यही आपका आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जो दूसरा प्रश्न रहने वाला है। क्या है जरा देखिएगा, लिखा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम आपका इस तरीके से बनने वाला, एक अर्धगोला, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंख रखा हुआ है जिसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए, मान लेंगे त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपकी समान रहने वाली है, त्रिज्या जो है वो आपकी क्या है समान है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले त्रिज्या की, तो त्रिज्या r मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या रहेगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं शंख की ऊंचाई की, तो शंख की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, h बराबर 15.5 माइनस कितना हो जाएगा 3.5 कर दीजिए, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर बात करें तिर्यक ऊंचाई की, किसकी, तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं तो तिर्यक ऊंचाई जानते हैं आप L होती है, L बराबर क्या होता है √h² प्लस क्या होता है r² होता है। तो h की बात करते हैं 12 हो जाएगा और r की बात करते हैं 3.5 हो जाएगा। देखिए तो L का मान कितना बनने वाला है, यहां पर देखिएगा 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस 12.25 हो जाएगा। जब आप ऐड करते हैं तो 156.25 आ जाएगा, जो कि वर्गमूल इसकी बात करेंगे तो ये 12.5 रहने वाला है। तो L का मान भी आपको मिल गया। अब देखिए बात करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर। क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा शंख का वक्रपृष्ठ, क्या शंख का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंख का होता है πr_l और अर्धगोले का होता है 2πr²। ये आपका बनेगा। यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से आप πr कॉमन ले सकते हैं, तो l प्लस क्या बन जाएगा 2r बन जाएगा। पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, कितना रख दीजिए 22/7, r का मान 3.5 है और ये l का मान 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5। सॉल्व करेंगे इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 0.5 बार में गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, 11.0 और ये हो जाएगा कितना 12.5 प्लस 7.0, तो ये 11 गुणा 19.5 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 11 पंचे 55, हासिल लगी 5, 99 और 5 104 हो जाएगा। हासिल लगी 10, 11 एकम 11 और 10 कितना होता है 21 होता है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, आगे भी आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 25वां प्रश्न और इस मॉडल पेपर का जो लिखित पार्ट का है वो अंतिम प्रश्न रहने वाला है।
इसके बाद हम लोग OMR बेस्ड क्वेश्चन जो 20 है उन पर बात करेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से क्या है, 30 और 45 अंश हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात करनी है। कह रहा एक बहुमंजिल भवन है, हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके डायग्राम पर। तो ये मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, बहुमंजिल भवन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुमंजिल भवन आपका क्या मान लेता हूं, एक AB भवन है, क्या बहुमंजिल भवन। फिर कहता है से देखने पर एक 10 मीटर ऊंची, इसके सपेक्ष में मान लेता हूं एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। ये आपका 10 मीटर ऊंचा भवन मान लेता हूं, क्या है, ये आपका CD कोई भवन है। यहां इसको मिला दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा इस तरीके से। आगे क्या कहता है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ये देखिए शिखर से ये बनेगा और यहां से देखने पर ये बनेगा इस तरीके से कोण। एंगल जो है वो अवनमन है, तो आपको इस तरीके से भी बनाना है। देखिए तो कितने कितने अंश का है, 30 और कितना है 45 है। तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ये वाला एंगल जो कहलाएगा वो 30 अंश कहलाएगा और ये वाला एंगल कितना कहलाएगा, 45 अंश कहेगा। यहां पर मान लेता हूं ये कोई बिंदु E है। मान लेता हूं जो बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, H है। तो ये आपकी कितनी है, 10 मीटर हो जाएगी। ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, H माइनस 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम बनेगा। यहाँ मैं X मान लेता हूँ, ये आपका X रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, X दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम बन गया है। अब देखिए प्रश्न को लगाते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मान लेता हूं क्या, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, H मीटर है। कितनी है, H मीटर है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे ABC में। यहां पर हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब बुटे लंब क्या है, H है, आधार कितना है, X है। तो यहाँ tan 45 का मान आप जानते हैं 1 बराबर हो जाएगा H बटे X। क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा H बराबर X कहें या X बराबर हम H कह सकते हैं। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब दूसरा जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज AED में tan 30 अंश रहेगा। कितना रहेगा, tan 30 अंश रहेगा, क्योंकि एंगल कितना है, 30 अंश है। तो tan 30 बराबर हो जाएगा H माइनस 10 बटे X। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू H माइनस 10 बटे X हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो X बराबर हो जाएगा H माइनस 10 √3। यहां पर क्या करिए, X बराबर H रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा H बराबर H √3 माइनस के 10 √3 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, H उधर जाएगा तो क्या बन सकता है, किस तरीके से लिख सकते हैं, H √3 माइनस H बराबर 10 √3 हो जाएगा। यहां से H कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 10 √3 हो जाएगा। H का मान निकालना है तो H बराबर हो जाएगा 10 √3 बट इंटू √3। देखिए बटे हो जाएगा √3 माइनस 1, परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। H बराबर 10। अब क्या करिए, गुणा कर दीजिए आप, यहां पर √3 का गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे में क्या, यहाँ वर्गांतर है आपका, तो हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो H बराबर आ जाएगा 10 ब्रैकेट 3 प्लस √3 बटे 3 माइनस 1। तो H बराबर 10 ब्रैकेट 3 प्लस √3 बटे 2 से काट दीजिए 5 बार में, तो H बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। ये प्रश्न का आंसर रहेगा। इस तरीके से ये आंसर आपका बनने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 2 सेक्शंस आपके हैं। दोनों प्रश्न जो है हाइट एंड डिस्टेंस से ही है। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या है, भूमि पर एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक चिमनी मान लेते हैं, एक चिमनी है आपकी BC, इसकी ऊंचाई H है, पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 25 मीटर है। तो आपको क्या कहना है,
मान लेता हूं, क्या माना, चिमनी बीसी की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, क्या है, h मीटर है, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज की बात करिएगा, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, ये आपका ए बी सी हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, tan 60 अंश बराबर h बटे कितना ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। tan 60 बराबर h बटे 25 कर दीजिए, तो यहाँ tan 60 का मान √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बटे 25 हो जाएगा। यहां से क्रॉस गुणा कराते h बराबर हो जाएगा 25√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से चिमनी की जो ऊंचाई रहेगी वो 25√3 रहने वाली, कितनी रहने वाली है, 25√3 रहने वाली है। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सेकंड जो प्रश्न है वो देखिए क्या है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं यहां पर देखिए किस तरीके से ये आपकी क्या है, मान लो पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। ये आपकी पतंग है, आपकी यहां पर उड़ रही है, ये आपकी पतंग हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है एक बिंदु के, भूमि के एक बिंदु से एक डोरी को बांध दिया गया। डोरी देखिए ये आपकी डोरी हो जाएगी। इस डोरी की लंबाई मान लेता हूं क्या है, एल है, क्या है, एल है। यहां बिंदु कोई ए है और ये बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। कह रहा है कि एंगल जो बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो हमें बताना है क्या, डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई क्या है। तो मान लेता हूं, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है, एल मीटर है, कितनी है, एल मीटर है। अब देखिए यहां पर अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो यहां साइन 60 है, 60 अंश एंगल है और आपको लंब और आधार भुजा, लंब और कर्ण भुजा की बात करनी है। तो लंब और कर्ण की बात करते तो ये साइन में आता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज लेने वाले ए बी सी में। ए बी सी में लेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, इस तरीके से हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर कितना, 60/L हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं तो √3L बराबर हो जाएगा 120, L बराबर 120/√3, परमीकरण कर दीजिए, √3/√3 हो जाएगा। L बराबर 120√3/3, 3 से काट दीजिए 40 बार में, तो L बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। क्या हो जाएगी, डोरी की लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लिखित का पोर्शन था आपका 50 नंबर में, वो आपका ये रहता है। इस तरीके से प्रश्न आपके बने थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे के प्रश्नों पर, जो हमारे ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं अपने ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बात करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों पर। क्वेश्चन जो है वो आपको साइड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का सॉल्व हम इस तरफ देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है लासा 12 और 21 का जो दिया गया है वो आपको 84 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि इसका मासा क्या होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं आपके पास हैं और दो संख्याओं का जो लासा दिया गया है, एलसीएम दिया गया हमें क्या, 12 और 21 का जो एलसीएम दिया गया वो 84 है। आपसे कह रहा है कि एचसीएफ बताइए, क्या एचसीएफ बताना है किसका, 12 और 21 का। तो आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे क्या होता है, एलसीएम होता है। यहां पर मान रखेंगे तो 12 गुणा 21 बटे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 12 7 84 होता है, 7 3 21 होता है, तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा। किस ऑप्शन में बैठेगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, 2 की बात करने वाले हैं। कहता है एक बक्से में 6 नीली गेंदें हैं, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं।
6 कंचे जो है वो आपके कैसे हैं, नीले हैं। कैसे हैं, नीले कंचे कितने हैं, 6 हैं। और बात करते हैं सफेद की, तो सफेद कितने हैं बेटा, 4 हैं। और लाल की बात करते हैं तो ये आपके कितने हैं, 8 हैं। अगर हम बात करें कुल कंचे कितने हैं, कितने कुल कंचे की बात करें, 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है, 18 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 18 कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर बात करते हैं नीले रंग का कंचा होने की प्रायिकता, देखिए होने की प्रायिकता तो नीले कंचों की संख्या कितनी है, 6 है। और कुल परिणाम हो जाएंगे 18। तो यहां काट दीजिएगा 1/3, कितना बनेगा, 1/3 बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, लिखा है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। क्या थर्ड पार्ट लेते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा, कहता है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक आपको दिए गए हैं, इसका माध्य क्या होगा। देखिए माध्य की बात करते हैं तो माध्य बराबर जो बेटा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्य का, क्या 3 गुणा माध्य का माइनस के बहुलक बटे में 2 होता है, ये आपका बन जाता है। तो 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका की जब बात करते हैं तो माध्यिका जो आपको दी गई है वो आपको दी गई है कितनी, 38.1 माइनस बहुलक जो दिया गया 42 दिया गया है, बटे में कितना हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है, 9 2 11, 114 माइनस के 42 बटे 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से जब आप 4 घटाइएगा तो 7 बच जाएगा, बटे में कितना 2। यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, 36.125 हो जाएगा, कितना 36.125, सॉरी 15, 36.15। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों पर और लेते हैं अपने अगले प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, जरा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बंधन का बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग आपसे पता करना चाहता है, तो बहुलक वर्ग की बात करने वाले हैं। देखिए सारणी आप देख रहे हैं, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आप पता करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक बारंबारता है उसी का बहुलक वर्ग जो कहलाता है वो बहुलक वर्ग बन जाता है। वर्ग अंतराल जो होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता जो रहेगी वो 18 रहेगी। कितनी रहेगी, 18 रहेगी। तो बहुलक वर्ग जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा। कितना, 15 से 20 हो जाएगा। 15 से 20 क्या रहेगा, बहुलक वर्ग रहने वाला है। तो ये आपका बनने वाला है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा और लीजिए अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कहता क्या है, जरा देखिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बात करता है तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता की, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है। तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं प्यारे बच्चों वो 12 होते। कितने, अगर बात करें तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, ये जो होती है वो आपकी 12 होती। कितनी होती है, 12 होती है। और कुल पत्ते आपको पता है कितने हैं, कुल पत्ते जो हैं वो कितने हैं, 52 हैं। तो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ये आपको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 52, काट दीजिए, 4 3 12 और ये 13 बार, तो ये हो जाएगा 3 बटे 13। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, तो ये ऑप्शन जो रहेगा वो बेटा सी रहने वाला है। कितना रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए क्या है, कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। एक परमेय संख्या लेनी है
और एक अपरमेय संख्या लेनी है। एक परमेय और एक अपरमेय का अंतर आपको बताना है, तो ये सदैव आप ध्यान दीजिएगा, सदैव की कंडीशन में एक अपरमेय संख्या आता है। क्या आता है? सदैव जो होता है वो एक अपरमेय संख्या ही रहेगा। क्या? सदैव अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? सदैव अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा इसे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अपने प्रश्न नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है, √5 + √7 एंड √5 - √7, ये हमारा है। यही हमारी क्या बनेगी? परमेय संख्या बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए, इसको हम √5 का वर्ग -√7 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 - 7 = -2 हो जाएगा। तो -2 जो है ऋणात्मक तो है, लेकिन परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहने वाला है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 8, कहता है बिंदुओं a, b। देखिए, a, b एंड आपके सामने a, b और b, -a के बीच की दूरी की बात कर रहा है। इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? डिस्टेंस क्या रहेगी? तो डिस्टेंस निकालनी है, तो अंडर रूट क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। हाँ देखिए, x2 की बात करते हैं तो b हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और यहां पर y2 कितना है? माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। यहां सॉल्व करिएगा, इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा b² + a² माइनस का 2ab। यहाँ खोलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये a² + b² प्लस का 2ab ही रहेगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? 2a² + 2b², ये आपका आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आइए बात करते हैं अपने आगे प्रश्नों पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कहता है, देखिए, बहुपद 4x² - 4x + 1, एक बहुपद है आपका 4x² - 4x + 1। ठीक है, कह रहा है शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करते हैं शून्यकों का योगफल, तो आप जानते हैं क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक माइनस, और -x का गुणांक -4 अपॉन कितना हो जाएगा? x² का गुणांक 4 हो जाएगा। 4/4 = कितना? 1। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, देखिए क्या है। कहता है रैखिक समीकरणों के युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। क्या लिखा है? x - y क्या है? x - y = 8 है और 3x - 3y = कितना है? 16 है। और कहना है कि बताइए हलों की संख्या कितनी है, इसके कितने हल हैं, कितने हल रहने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। हाँ, अगर हम 3 का गुणा करा दें समीकरण में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है। 3 का गुणा कराएंगे 3x - 3y = 3×8 = 24 हो जाएगा। इन्हें हल कर दीजिए तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखिए, ये x भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी? कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। किस ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। कोई हल नहीं है। आगे प्रश्न की ओर चलिएगा और क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। करा है यदि समीकरण x² - kx है,
एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, चूंकि समीकरण का एक मूल 2 है, अब अगर एक मूल 2 है तो इसे सेटिस्फाई कराएगा, तो यहां मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 का वर्ग के मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 बराबर 0, हो जाएगा 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0, माइनस का 2 के 4 में से 8 माइनस का 4 बराबर 0, तो माइनस 2 के बराबर 4 हो जाएगा। यानी के की जब बात करेंगे तो 4 बटे माइनस 2, 2 से काट दीजिए, के बराबर माइनस 2 रहेगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद बताइए। 20वां पद निकालना है तो यहाँ पहले प्रथम पद की बात करेंगे, 10 है, सार्वंतर जो हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3, और 20वां पद यानी a20 निकालना है तो a प्लस 19t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान रख दीजिए, तो 10 प्लस 19 -3, तो 10 माइनस के 19 कितना होता है, 19 57, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 47, कितना बनेगा, माइनस का 47 बनेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक बिंदु P, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताइए। देखिए बात करते हैं, अगर यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास करें, ये आपका वृत्त का केंद्र O है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। क्या है, स्पर्श रेखा PQ, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ये मान लीजिए आपका क्या है, बिंदु है P, कितना है, P है, और ये स्पर्श रेखा Q है, तो यहां से इसे मिला लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है P O से जाने वाली रेखा पर, और OQ की बात करते हैं, OQ कितना है आपका, वो आपको दिया गया है, तो PQ की लंबाई चाहिए। देखिए यहां पर Q बिंदु मान लेते हैं, ये Q है, और ये आपका क्या है, P है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो जाएगी, और ये आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, ये चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, यहां पर समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, क्या, समकोण त्रिभुज, कौन सा, OPQ में, तो पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, यानी क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए, तो ये आपका क्या है, 12 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, और प्लस क्या है, PQ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 माइनस कितना, देखिए यहां पर, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 100 प्लस PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 144 माइनस के 100, कितना बनेगा, 44 बनेगा। तो PQ का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा √44, इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 11, तो ये आंसर बनेगा PQ बराबर कितना, 2√11 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लिखा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों या सिरों को सिरे दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, तो इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाता है a क्यूब बराबर कितना, 8, तो a का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखिए दो फलकों को बनाने पर घनाभ बने घनाभ की विमाएं
एल बराबर, देखिए जब आप दो फलनों को एक साथ जोड़ेंगे, दो कणों को एक साथ जोड़ेंगे तो उनकी लंबाई जो है बदल जाएगी, लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, यानी एल हो जाएगा 2+2 यानी कितना 4 सेंटीमीटर, बी जो रहेगी वो 2 सेंटीमीटर, एच रहेगी वो भी कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहां हो जाएगा 2 कोष्टक एल 4 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, सॉल्व करिए 2, ये 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 16 4 20, 2 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में रहेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में रहने वाला है। किस में रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलिएगा और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। क्या है प्रश्न नंबर 15 जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण बताइए। 14 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए अगर बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, 154 हो जाएगा। अब पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, आर का मान आपको 14 दिया गया है और थीटा का मान आपको निकालना है बराबर 154। देखिए इसको हम अगर ब्रेक करें 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, ठीक है। थीटा का मान जब आप निकालिएगा तो 154 गुणा 360 बटे हो जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 2, ठीक है। 22 से काटेंगे 22 सत्ते 154 होता है, 7 से काट दिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये होगा 360 बटे 2 दूनी 4, 4 नियम 36, कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा देखिएगा। कह रहा है 2 sin 30, क्या 2 sin 30 और cos 30 का मान बताना है। तो क्या करिएगा यहां मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 √3/2। इससे जब आप देखिए cos 30 है ना, cos 30 का मान भी √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर बनेगा √3/2। कितना बनेगा √3/2। किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 17 है। क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर 3/4 है, साइन थीटा का मान आपको दिया गया है कितना 3/4। तो कह रहा है cos थीटा सॉरी tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा का मान आपको निकालना है। तो देखिए tan थीटा की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक आप इस तरीके से सोच सकते हैं, क्या ये आपका ए बी सी साइन है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है तो ये आपका हो जाएगा कितना 4, लंब बटे कर्ण है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर बात करते हैं, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस के 9, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो आधार का जो मान आएगा वो √7 आ जाएगा, ये √7 आएगा। tan थीटा की बात करता है तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है आधार, तो 3/√7 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/√7 जो बनेगा वो आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लीजिएगा 18वां प्रश्न। क्या है 18वां प्रश्न देखिए, लिखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए और क्या है 1 माइनस क्या है कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए है का मान है। देखिए इसको मैं 1/sin लिख सकता हूं और इसे लिख सकता हूं cos a बटे sin ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। सॉल्व करेंगे तो यहां एलसीएम आ जाएगा sin ए और यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और यहां क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अंश में गुणा कराइएगा तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, काट दीजिए तो क्या बनेगा, साइन ए रहेगा। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आइए अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर बात करते हैं और लेते हैं अंतिम 2 प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे अपने आज के अंतिम 2 प्रश्नों पर। लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही रखता हूं और यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, यहां सॉल्व जब करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस 1 बटे टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर ए अंश में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए हाँ टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है तो यहां से आप माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए और बटे सॉरी यहां पर आप टेन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दीजिए, क्या टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या है टेन स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बनेगा माइनस का टेन स्क्वायर ए। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है अंतिम प्रश्न, इस सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या है जरा देखिएगा। कह रहा दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है ओ पी क्यू के तो आपको बताना है टी आर का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर चूंकि आपको बताया गया क्या है, जो एस टी रेखा है वो समांतर है क्यू क्यू पी के, किसके है, क्यू पी के है। तो थेल्स प्रमेय यहां पर प्रयोग में लीजिएगा। थेल्स प्रमेय अगर प्रयोग में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एस बटे एस क्यू बराबर हो जाएगा आर टी बटे टी पी। मान रख दीजिए ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स बटे 2.8 हो जाएगा। देखिए दशमलव हटाइए 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से 15 कम 15 दूनी 30, 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा x बटे 2.8, कैंची का गुणा करिए हो जाएगा 2x बराबर 2.8। यहाँ x की बात करते हैं तो 2.8 बटे 2 हो जाएगा x बराबर 1.4 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट नंबर 2। इसके बाद अब आपको अगले संडे को इसका अगला सेट देखने को मिलेगा। बने रहिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी